11 नवंबर शाम के 5 बज चुके हैं और बिहार में दूसरे चरण के मतदान भी खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद अब इंतजार है एग्जिट पोल्स का। एग्जिट पोल अभी आने शुरू होंगे, धीरे धीरे उनके आंकड़े आएंगे और लगभग 7 या 8 बजे के करीब तक ये तस्वीर साफ होगी कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है। 14 नवंबर को फाइनल रिजल्ट भी आएगा, जिसमें पता चलेगा कि बिहार का सरताज कौन है। लेकिन उससे पहले बिहार में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान बिहार के क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों ने इस चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, उन्हीं पर बात करने के लिए अभी हम मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथी हैं गौरव, और इधर हैं सत्यम, और साथ ही हमारे आकाश जी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं अहम मुद्दों पर जिन्होंने बिहार के चुनाव को प्रभावित किया है। तो गौरव, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं कि आप वहां पर रहे भी, चुनाव के दौरान हम लोग चारों ही रहे हैं। तो आपके मुताबिक कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे रहे जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं कि जिन्होंने प्रभावित किया है इस चुनाव अविंदर, जैसे हम लोग जहाँ भी घूम रहे थे, को? आप कहीं भी खड़े हो जाइए, मुझे लगता है कि आज के दिन में भी जो सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है लालू यादव का शासनकाल। जंगल राज से शुरू होती थी बात, आप कहीं भी कुछ भी किसी से भी पूछ लीजिए कि मतलब जैसे अगर वो भाजपा का सपोर्टर है तो जंगल राज कहेगा, और अगर भाजपा का विरोधी है, मतलब राजद का सपोर्टर है या महागठबंधन का, तो वो उसको सामाजिक न्याय या नीतीश कुमार के जो, तो ये जो 15 साल और 20 साल का जो दोनों मतलब गठबंधनों का कंपैरिजन रहता था सरकार जो। है, हाँ, इसी का यही। और आज की मतलब तारीख में भी देखेंगे तो लालू यादव, नीतीश कुमार, यही मुद्दे दो रहे। इसके बाद बाकी सारी चीजें, स्कूल, अस्पताल, पलायन, रोजगार, सब रीजन वाइज आपको अलग अलग मुद्दे लिखेंगे। जैसे हम लोग शाहबाद के एरिया में थे, वहां पर बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा खनन, अवैध खनन बहुत ज्यादा होता है, ये सारी चीजें मुद्दे थे। पलायन एक मतलब यूनिवर्सल मुद्दा है पूरे बिहार में, रोजगार की भी समस्या है। तो ये सारी चीजें थी। जनसुराज का लोग नाम भी ले रहे थे इसमें, जैसे वो कि वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर जब ये सवाल आता था कि क्या जो पार्टियां हैं पहले से एस्टेब्लिश, वो भी तो ये दावा कर रही हैं कि हम इन मुद्दों पे काम करेंगे, फिर लोग फिर उन्हीं चीजों पे, मतलब नीतीश कुमार की सरकार 20 साल और लालू यादव की। तो मुझे लगता है कि जो ये अभी भी ये 2025 का भी जो चुनाव हुआ है, वो लालू यादव का शासनकाल वर्सेस नीतीश कुमार के 25 20 साल इस वैसे हिसाब तो ये से नॉर्मल ये बात वही। रही है, नॉर्मल बात ही रही है कि हम लोग कहीं भी गए तो सबसे पहले जो गांव का वोटर है या कहीं शहरी वोटर भी, तो सबसे पहली बात जो काउंटर रहता था वो इसी चीज को लेकर था कि वो जो दौर था वैसा हम्म। दौर हम दोबारा नहीं पहले चाहते। ऐसा होता था कि जैसे हाँ। आप पूछिए कि क्या है, अगर जैसे मैं गया गाँव में, रामगढ़ विधानसभा हम्म, सीट थी, तो वहाँ पर हमने लोगों से पूछा कि भाई क्या मुद्दा है? तो लोगों ने कहा कि अभी तो सब ठीक है। हम्म, तो हमने मतलब वो ज़ाहिर-सी बात है, वो भाजपा के सपोर्टर थे। मतलब भाजपा, एनडीए इसके सपोर्टर थे। तो हमने पूछा कि क्या मतलब क्या दिक्कतें थी पहले? तो वो कहते थे पहले ऐसा कहाँ था? पहले ना रोड थी, ना बिजली थी। जब बिजली को लेकर लोग बहुत खुश हैं, रोड बनी है जहाँ पे, वहाँ हम्म। पे लोग खुश हैं, जहाँ नहीं बनी वहाँ पे दुखी हैं। और लोग जो इसको वजह भी बताते हैं कि जब तक सड़क नहीं बनी थी, जब तक बिजली नहीं थी, इस वजह से क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता हम्म। था। लोगों की सिक्योरिटी को लेकर दिक्कतें थी, जैसे बाहर नहीं मैं निकल जैसे पाते थे। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं भागलपुर में था, तो भागलपुर में ये सेम चीज़ थी। हम हुँ। लोग लुगाई विलेज में गए जहाँ पर गोभी रोप दी गई थी, मुस्लिमों को काट काट कर जब उनको मारने भागलपुर के दंगा बाद। हुआ। भागलपुर दंगा जो 1989 में हुआ। वहाँ हमारी एक शख्स से बात हुई लोकल से, उसने यही बात बोली कि यहाँ पे ना तो रोड था, ना बिजली थी, पता ही हुँ। नहीं चलता था कौन आया, किसको मार गया, और पुलिस तक तो खबर बहुत देर बाद पहुँचती थी कि वहाँ कुछ हुआ है। तो ये सिचुएशन थी उस दौर की। और ये लालू से भी पहले का दौर था, तो बिल्कुल। लगातार वो सिचुएशन 2005 तक ऐसे ही लिंगर ऑन होती रही। और नीतीश कुमार की स्वीकार्यता जो है ना, वो हुँ। आपको जाति धर्म से परे मिलेगी। मतलब जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में अभी भी। मतलब हम जिस भी विधानसभा सीट पे जाते हैं, तो लोग उसी हिसाब से बटे हुए दिखते हैं कि उनके नाम के आगे टाइटल क्या लगता है। लेकिन इसके बावजूद आप किसी भी, चाहे वो राजद वो का गमछा लगाए हुए ही क्यों ना हो, वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा। मोदी के खिलाफ बोलेंगे, वो सम्राट चौधरी के खिलाफ बोलेंगे या अन्य नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर मतलब ये मानते हैं सब कोई कि नीतीश कुमार ने काम किया है, उनने सड़क तो बन गई है, बिजली सॉफ्ट आने कॉर्नर लगी है। है। हर जगह ये रहता है और जाति संघर्ष खत्म हुआ, ये भी लोग हुँ। स्वीकार करते हैं कि पहले जिस तरीके की हिंसक लड़ाई होती थी जातियों में, या दंगे होते या किसी भी तरीके का हाँ, तो वो अब मारकाट। नहीं है। हाँ। और नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पहले से बेहतर की, ये लोग मानते हैं। हुँ। और मतलब स्वीकारता है उनकी थोड़ी, हर, चाहे आप मुस्लिम से बात करें, चाहे आप जो है
मतलब जो हिंदू सिस्टम बटा हुआ है अलग अलग खांचों में, उसमें किसी भी वर्ग से लोगों से बात करें, सब इस बात को स्वीकार करते तो हैं। यानी कि एक प्रोमिनेंट मुद्दा हो गया जंगल राज। इसके अलावा और कौन सा बड़ा मुद्दा है आकाश आपकी नजर में, माइक उठा लीजिए, कि जिसने इस चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो आपके हिसाब से? देखिए 2015 का जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब मैं गांव में ही था। मैं बिहार से आता हूँ, वहीं था और अब तक गांव छोड़ा नहीं था। तो भी मतलब मुझे याद है कि, और उसके बाद फिर 2020 का चुनाव और ये तीसरा चुनाव मैं देख रहा हूँ बिहार का, जो मुझे ध्यान है ठीक से। तीनों ही चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन जो नैरेटिव होता है ना, अब मुद्दे भी दो तरह के हैं। एक होता है जिससे वोटिंग डिसाइड होती है, दूसरा मुद्दा ऐसा होता है जिससे नैरेटिव कंट्रोल होता है। जंगल राज उसी तरह का है जिससे नैरेटिव कंट्रोल होता है, मीडिया से लेकर आम जन तक, है ना। और उसमें भी एज बटा हुआ है कि किस एज के लोग से आप मिल रहे हैं, तो फिर वो उस तरह से बात करते हैं। लेकिन हम लोग जितना घूमे, 11-12 जिलों में मैं घूमा, उसमें मुझे इस बार एक सबसे बड़ा जो मुद्दा दिखा वो है 10,000 रुपए का, जो महिलाओं के खाते में गए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपए दिए गए, और पहले 2 किस्त जारी हुए, 3 किस्त जारी हुए, 1.25 करोड़ महिलाओं तक पहुंचा, और उसके बाद फिर एक किस्त जारी हुई जब पहले फेज की वोटिंग के बाद, है ना, बीच चुनाव में वो किस्त जारी की गई और महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। अब आप अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट किसी भी जिले में चले जाइए, पश्चिमी चंपारण से लेकर आप आ जाइए किशनगंज तक, जहां महिलाएं मिल रही हैं, उनमें एक विनम्रता का भाव है नीतीश कुमार के प्रति। मतलब हमारे कैमरे पे महिलाएं आके कह रही हैं कि नीतीश जी पैसा देले बानी, वहां के गार्जियन खानी बानी, हमने के तो बड़ा हालत खराब बा। आप बिहार की आर्थिक स्थिति देखिए, जहां लोग 100 रुपए एक दिन का कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं, वहां आपके खाते में अगर 10,000 रुपए आ रहा है, खास करके उस खाते में जो महिला का अकाउंट है, तो महिलाओं में वो जो एक सेंस ऑफ ऑनर और वो उस तरह का है ना, तो वो नीतीश कुमार के साथ लोगों को जोड़ता है। उसकी गूंज आपको सुनाई देगी बिहार चुनाव में, ग्राउंड पे जब जाते हैं तो। एक चीज और इसमें जोड़ो, जो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हुआ है, ये भी मतलब साइलेंट काम करता है कितना। एक वोटर हमको मिला, कहा कि यहाँ काराकाट में वो बूढ़ा आदमी, मतलब वो कह रहा है कि नीतीश मतलब हमारा बेटवा नहीं कर रहा, मतलब भोजपुरी में बोला कि हमारा बेटवा नहीं कर रहे, लेकिन नीतीश कुमार मोदी 1100 रुपए भेजे, वो भी तो हमारा बेटवा ही जैसे हैं, मतलब कि वो मेरा बेटे जैसा है, मेरा देख रेख कर रहा है, 1100 रुपए महीने दे रहा है। तो भले से 1-2 महीने पहले से ही आना शुरू हुआ, पहले वो 400 रुपए आता था, फिर वो बढ़ के 1100 हुआ, लेकिन वो आ रहा है कि मोदी हमारा ख्याल रख रहा है, ये भावना लोगों के अंदर आ रहा है। मतलब जिस तरीके से उसने बताया, वो मतलब आपको लगता है कि हाँ यार, ये भी चीज जमीन पर कितनी कारगर है। जो वृद्धा पेंशन योजना भी एक मुद्दा रहा बिहार विधानसभा की जो सीट संख्या 1 है, वाल्मीकि नगर, सबसे पहले हम लोग वहीं पहुंचे थे, और वहां जो पहला वीडियो हम लोग जो पहली स्टोरी कर रहे थे, उसमें हमें 3-4 पुरुष मिल गए जो खफा थे, नीतीश कुमार के खिलाफ खूब उल्टा सीधा बोल रहे थे। हमने पूछा कि भाई अभी तो 10,000 आए हैं, तो कह रहा है इसी वजह से नाराज हूँ कि हमारी पत्नियों को, एकदम कैमरे पे बोला, हम लोगों ने वो वीडियो लगाया कि हमारी पत्नी को 10,000 रुपया मिल गया, वो इज्जत नहीं करती, वो अपने मन से गई सिलाई मशीन खरीद कर। एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि वो बकरी खरीद के लाई है और वो कह रही है कि इस बार अपने मन से वोट करूंगी। अच्छा। अब जब वो महिला अपने मन से वोट करने जा रही है, तो जाहिर तौर पे वो एक फैक्टर दिखेगा। इसमें हुआ गया, 2-3 चीजें भी हुई कि विपक्ष को भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये 10,000 का जो मुद्दा है, ये रिजल्ट को प्रभावित करने वाला है और खूब कायदे से करने वाला है। तो एक चीज अब ये पता नहीं कहाँ से बात ये फैली कि लोगों तक ये बात पहुंचाई गई, महिलाओं तक ये बात कई जगह पे मिली। गौरव से भी जब हमारी पहले चर्चा हो रही थी कवरेज के दौरान, तो ये सुनने में मिला, बहुत सारी महिलाएं ये बात कह रही हैं कि जो पैसा मिला है वो वापस लिया जाए, लोन है, ये बीच में आया, ये एक अफवाह उड़ी। दूसरी ये चीज उड़ी कि कई लोगों को लग रहा था कि ये पैसा क्यों मिला है, बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं था कि ये पैसा किस बात के लिए मिला है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जब चौथी किस्त जारी हुई इलेक्शन के बीच में, वोटिंग के पहले फेज की वोटिंग के बाद, तब विपक्ष ने खूब शोर शराबा किया कि अरे कैसे आप पैसा दे सकते हैं। उसमें टेक्निकली तो वो ठीक ही है कि जो योजना शुरू हो गई, आचार संहिता में आप नई स्कीम नहीं लागू कर सकते, लेकिन जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीम उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें नैतिकता के आधार पे, टाइमिंग के आधार पे आप सवाल तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन टेक्निकली इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो आपका सवाल था कि मुद्दा इस तरह का, तो मुझे लगता है कि 10,000 रुपए की गूंज खूब सुनी गई। दूसरा मुद्दा जो मुझे विपक्ष की तरफ से उठाया गया, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शपथ पत्र में भी उन्होंने अपने ये बात कही, घोषणा पत्र में, और उससे पहले भी तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे जिनके यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है। अब इसमें जाहिर तौर पे कुछ टेक्निकल सवाल उठे कि भाई कैसे मुमकिन है, बिहार का बजट इतना कम है, तो आप हर परिवार में कैसे सरकारी नौकरी दे सकते हैं। लेकिन आप युवा वर्ग में बात करेंगे
अलग अलग जिलों में, तो वो एक अट्रैक्ट हो रहे थे। हम्म। और उनसे जब आप पलट के सवाल पूछेंगे कि अच्छा जो एनडीए की तरफ से पूछा जा रहा था कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, लालू यादव थे मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया, राबड़ी देवी थी, उन्होंने क्या किया, तो युवा खुद डिफेंड करने लग रहे थे कई जगहों पे कि भाई 20 साल से मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया, लेकिन जब डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव और शिक्षा विभाग को लेकर वो लगातार काम करने लगे तो 5 लाख नौकरियां मिली। वो लेकिन कह यहाँ पे एक बात ये जरूर बोलते हैं लोग, क्योंकि जब हमारी वहां पर बात हो रही थी तो पहली चीज तो यही थी कि जैसे ही इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वादा किया, तो जब हमारी लोगों से पटना में बात हुई तो उनका यही कहना था कि इनके पिताजी ने कभी दी जो ये दे पाएंगे। बिहार का बजट क्या है, क्या उनको पता भी है? तो ये चीजें लगातार ऑन ग्राउंड सुनने को मिल रही थी। लेकिन दूसरी बात जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी वाली बात थी, उसको लेकर भी अगर हम रिपोर्ट्स के हवाले से देखें तो कोई डेटा नहीं दिया इन्होंने कि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां इन्होंने जनरेट की। सिर्फ ये आया कि हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दी। ये कुछ वैसा ही साउंड करता है जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस रहे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं हुआ क्या कि जब तेजस्वी यादव बने थे उप मुख्यमंत्री उस दौरान, तो शिक्षक की भर्ती आई, उसी समय पुलिस की भर्ती आई, ठीक है, और 1.5 लाख के आसपास शिक्षक की भर्ती आई थी। तो उस समय डिलीवर किया था, और ये एक उस तरीके से था जिस समय पेपर लीक हो रहे हो, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही थी उत्तर प्रदेश, बाकी जगहों पे एक के बाद एक लगातार आप पेपर करा के जो है तुरंत नौकरियां बांटे जा रहे हैं। तो वो और उसको तेजस्वी यादव ने इतना प्रचार किया कि देखो मैं दे रहा हूँ, देखो हम बांट रहे हैं नौकरी, ये मैंने वादा किया था। क्योंकि 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो 10 लाख दूंगा, तो उनने 5 लाख की, और ये मतलब डंका पीटा, उनने खूब पीटा कि भाई 17 महीने में देखो मैंने इतना डिलीवर किया है। और उसी के दम पर इनने, और जैसे आकाश जो बात कह रहे हैं उस तरह का एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है कई जगहों पर। मुझे याद है कि आरा में, और हमारा वीडियो भी है उसमें, तो जैसे हम बच्चों से बात कर रहे थे जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये बात भी कही कि भाई पहले उनकी सरकार में तो नहीं दिया। तो फिर बगल में ही एक बच्ची और बैठी थी, मैंने उससे पूछा कि क्या आपको भरोसा है, तो उसने कहा कि बिल्कुल मुझे भरोसा है, एक मौका तो देना चाहिए तेजस्वी यादव को। और जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने दिया 17 महीने में। देखिए एक यानी कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है दिखा इस चीज। फिर वही बात आती है ना कि आप किस सोशल कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। इसमें नैरेटिव का गेम है। जैसे जो बात कह रहे हैं कि 2020 वाली बात की, वो तेजस्वी यादव ने पहले अनाउंस किया कि हम 10 लाख रोजगार ऑब्लिक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, है ना। तब नीतीश कुमार अलग थे, बीजेपी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे थे, और नीतीश कुमार ने रैलियों में अपने कहा कि ये कहां से लाकर देगा, अपने बाप के यहाँ से लाकर देगा, लालू राबड़ी इतने साल रहे क्या दिया। तो तेजस्वी ने बाद में ये कहा कि आप ठहरिए, देखिए सरकार बनता है फिर क्या हुआ। तेजस्वी यादव की चालाकी ये है कि जब सरकार बनी और वो नौकरियां सृजित हुई और वो दी गई जब नौकरियां, तो शपथ पत्र गांधी मैदान में तेजस्वी ने नीतीश कुमार के ही हाथों बंटवाया कि आप हैं मुख्यमंत्री, आप बांटिए। अब इस चुनाव में जैसे ही बीजेपी ने ये हमलावर हुई या क्रेडिट लेने की कोशिश की कि वो तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो मिला, तो तेजस्वी ने कहा कि यही कह रहे थे कि अपने बाप के यहाँ से ला कर देगा, मैंने उन्हीं के हाथों बंटवाया। तो वो एक है। और बाकी जो ये कह रहे हैं सोशल कैटेगरी, उसमें मैं एक और कैटेगरी जोड़ देता हूँ, एज का। आप युवा की बात करेंगे 35, 34, 32 उसके नीचे की, वो उनमें इसका असर है। अब जैसे ही ऊपर जाएंगे 35 के ऊपर, 40 के ऊपर, वो कहेंगे कि देखिए जान है तो जहान है। वो नैरेटिव है, क्योंकि वो दौर देखा हुआ है। हाँ, मतलब अब 90s की जो सच्चाई है वो है ना। उसमें आप ये तुलना कर सकते हैं, व्हाट अबाउटरी में जा सकते हैं कि अच्छा वो जंगल राज था तो आज क्या है, ये बाहुबलियों को लेकर आए तो अनंत सिंह कौन है, और हुलास पांडे जैसे लोग कौन है, आनंद मोहन कौन है। ये व्हाट अबाउटरी अलग है, लेकिन फैक्ट जो है वो फैक्ट है। बिहार में जो जिन्होंने 90 का दशक देखा है, जो वहां के हैं, वो वहां से जिन्होंने उसको महसूस किया है, वो तो उसके साथ रहेंगे। पटना साहिब में सरदार जी मिले मेरे को, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हालत थी उस दौर में, तो वो कह रहे तब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। लेकिन वो मानते हैं कि देखिए हमारे इलाके में ऐसा कुछ नहीं था, कोई जंगल राज जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन पेरेंट्स के मन में वो डर था कि अगर लड़का गया है घर से तो 8 बजे वापस आ जाए, दुकानें शाम को टाइम पे बंद हो जाए, ताकि किसी को भी उस स्थिति का सामना ना करना पड़े जिसकी बातें वो लगातार सुनते आ रहे थे। लेकिन उनका लगातार ये कहना था कि नहीं था। लेकिन तभी वो ये बात भी करते हैं कि अब हमारी बेटियां जाती हैं, जवान लड़कियां हैं हमारी, वो बाहर निकलती हैं, वो फिल्म देखने जाती हैं पटना में, और पटना से वो रात को 11-12 बजे भी लौटती हैं, तो हमको ये टेंशन नहीं होती कि यार बच्चे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो ऐसी तेजस्वी यादव और उनके जो भी सलाहकार हैं जो रणनीति बनाते हैं उनके साथ रहकर चुनाव को लेकर, उसमें एक नाम संजय यादव हैं जाहिर तौर पे, उनको इस बात का ठीक ठीक
बोध है कि ये चीज है। इसलिए आप देखिए कि 2020 का जब चुनाव हो रहा था, पोस्टर से आरजेडी ने लालू यादव की तस्वीर हटाई, शहाबुद्दीन की तस्वीर हमेशा हुआ करती थी, उनकी तस्वीर हटाई। बिल्कुल। हालांकि वो 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था वो सब वापस हुए, शहाबुद्दीन की फैमिली भी इधर उधर हुई, लेकिन अभी उनके बेटे लड़ रहे हैं रघुनाथपुर से बिल्कुल। चुनाव। लेकिन इस बार देखिए रणनीति के तौर पे क्या बदला, जो मेरी समझ है, जो मैं देख पा रहा हूँ, पिछली बार की आप इलेक्शन कैंपेन देखेंगे तेजस्वी यादव का, तो वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे, गमछा होता था उनके कंधे पे, कुर्ता पैजामा पहने, गमछा लहराते हुए जाते थे। फिर कई सारे वीडियोस आए कि आरजेडी के समर्थक उत्पात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और वो गमछा लहरा रहे, वो एक साइन बन गया था तेजस्वी यादव के प्रचार का। इस बार कहीं वो गमछा नहीं लहरा रहे हैं, एक दो जगहों पे रैलियों में वो सिर्फ हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन गमछा वो हट गया है। और कई जगह से अंदर जब आप आरजेडी के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे भी कि यार देखिए इस बार कहा गया है कि थोड़ा गमछा उमछा डाउन करके रहिए, मतलब बांध के वैसा मत चलिए। वैसा नहीं दिखाना है। हाँ, हाँ। नैरेटिव अति न उत्साह चले। है ना, बिल्कुल। वो भारी पड़ता है। ये भी एक मुद्दा है लोगों में। हम लोग कहीं तो बात कर रहे थे लोग, तो वो बोलने, हाँ, जो बिलाहुर गांव है, जो भूमिहारों का, जो जहाँ से रणवीर सेना की शुरुआत, वहाँ पे, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भूल गए आप कि वो जब 2019 में 2020 में ऐसा लगा कि सरकार बन जाएगी, तो किस तरीके से उत्पात मचाना शुरू कर दिया था, बस लगा ही था। तो वो वाला एक जो है ना कि आरजेडी के कार्यकर्ता, जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश माना जाता है समाज, मतलब एक नैरेटिव बना दिया गया है कि उत्पात मचाएंगे और जैसे ही आएगी सरकार तो ये करना शुरू कर दें, वो करना शुरू कर दें। अभी हमने देखा पप्पू यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो मना कर रहे हैं कि गमछा मत बांधो, उतार लो गमछा, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने तो गानों को भी उसमें क्या मारब सिक्सर मारब छे के छाती मेरे, वो गाना है जो कि पावर होला हिर जाती मेरे, तो ये शायद वही गाना था जिस पे रील भी बनाई थी इन्होंने। नहीं, वो नहीं, वो तो अलग गाना था। और दूसरी बात, जो जैसे आकाश बता रहे थे, तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उतरते थे, आप दोनों का कंपैरिजन अगर करेंगे 2025 और 2020 का, मतलब इस बार भी इनने एक दिन में 17 18 सभाएं की हैं, लेकिन 2020 में आप देखेंगे कि वो कितने दिन तक चला, कितना लंबा चला था, और कितना, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तेजस्वी यादव का, कितना उत्साह दिखता था उसमें। और अभी इस वाले में देखेंगे तो बहुत ठंडा चुनाव प्रचार नजर आता है तेजस्वी यादव का। अगर आप देखेंगे तो क्या ये कोई भी ऐसा बयान आपको तेजस्वी यादव का पूरे चुनाव के दौरान नहीं मिलेगा जिसने हेडलाइन बनाई, पूरी एक लाइन कोई बता दे कि जिसने बनाया हो। तो क्या इसका कारण यही है कि लो प्रोफाइल रहना है, ताकि वैसी दोबारा से कोई स्थिति ना बने जहां पे लोग बोलेंगे देखिए ये उत्पात मचाएंगे? क्योंकि आप बताइए। क्योंकि ये इसमें ये है कि ये जो बातें हैं जो 2005 से पहले कुछ नहीं था, ये सीधे सीधे विधानसभा से मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। ये वही वाली बातें, 2005 से पहले कुछ होता था, कुछ यहाँ पर था, पहले कुछ था जी, तो वो वही वाली बातें मुख्यमंत्री ने कई बार कही, बाकायदा नाम लेकर, चाहे वो विधान परिषद में राबड़ी देवी बैठी हो या विधानसभा में तेजस्वी यादव बैठे हो, कई बार वो बोल चुके हैं कि इससे पहले कुछ नहीं था। तो ये नैरेटिव लोगों के मन में तो है ही, लेकिन उसमें एक आता है बहुत बड़ा बट, जब लोगों से सवाल ये पूछे जाते हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार नहीं दिया या 20 साल में नहीं किया तो अगले 5 साल में कैसे करेंगे, तो लोग इस बात को मानते भी हैं। लोग कहते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, जंगल राज अब नहीं है, हम सुरक्षित हैं, नल में पानी आ रहा है, घर बन गए हैं, बिजली टाइम से आ रही है, सड़कें बन गई हैं, जो बहुत बड़ा एनडीए का है कि सड़कें बनाई हैं हमने, कनेक्ट किया गाँवों को। लेकिन जब उसमें आता है कि नहीं, लेकिन रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, हमको यहाँ पर फैक्ट्री चाहिए, हमारे गाँवों में फैक्ट्री बनाने की बात थी, वो नहीं जो है बनाई गई है। तो ये जो पूरा नैरेटिव 2005 से पहले वाला, वो तो मुख्यमंत्री की तरफ से आ ही रहा है। और उसमें फिर ये भी है कि लोगों को लगता भी है कि क्या अगर वैसा ही हुआ, जैसे ये भी लगता है ना इल्जाम की लालू यादव ने किया तो सामाजिक न्याय के लिए था, लेकिन उनके समर्थकों ने इसका बेजा इस्तेमाल किया, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और फिर वो जंगल राज बढ़ता गया, लालू यादव क्यों उसमें खामोश रहे, वो सारी बातें आती है। तो ये जो मतलब जो लो लाइंग वाली बात है कि ज्यादा हंगामा ना किया जाए, हो सकता है ये भी एक वजह हो। बाकी आकाश, लेकिन मेन इसमें एक डेटा है बहुत शानदार, जिसमें अब जंगल राज की जो परिकल्पना है वो बाहुबलियों के इर्द गिर्द की जाती है। तो अगर हम लोग डेटा के हिसाब से देखें तो जेडीयू ने इस बार 3 बाहुबलियों को चुनाव मैदान में उतारा है, अनंत सिंह मोकामा से, पप्पू पांडे कुछ आए कोर्स, बिल्कुल, और उसके अलावा बीजेपी ने दिया है विशाल प्रशांत को, जो सुनील पांडे के पुत्र है, ठीक है। और इसके अलावा फिर एनडीए की ही सहयोगी पार्टी है एलजेपी-आर ने दिया है मनोरंजन उर्फ धूमल सिंह, जो एकमा से लड़ रहे हैं, और उसके अलावा हुलास पांडे ब्रह्मपुर से, हुलास पांडे विशाल प्रशांत के चाचा है, हाँ तरारी से, बिल्कुल। और हुलास पांडे वही है जिन पर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का आरोप लगा। अच्छा, उनकी, ओके। और मतलब जो
इलीगल माइनिंग होती है उनके यहाँ तो ईडी का छापा भी पड़ा हाँ, था मुझे सही। लगता है अभी, मतलब वो चिराग पासवान वाली पार्टी के राजू तिवारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजू तिवारी लड़ रहे हैं, राजू गोविंद तिवारी भी मतलब बहुत ख्याति लब्ध नेता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आरजेडी ने 4 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिसमें सूरज भान की पत्नी है वीणा देवी, शाहबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शहाब, शिवानी शुक्ला है लालगंज से और रीतलाल यादव है दानापुर से। ये रीतलाल यादव का भी अपना एक किस्सा है, आपने बयां किया था, क्या थी वो पूरी कहानी, अगर थोड़ा बता पाए रीतलाल शॉर्ट यादव, में। हाँ रीतलाल यादव दानापुर जो पटना ही हाँ, लगता है, वो पटना ही यहाँ से रामकृपाल यादव जो है हम्म, वो उनके सामने केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े नेता हैं और पहले लालू यादव बहुत करीबी हुआ करते थे, तो फिर बाद में मीसा भारती को टिकट दिया लोकसभा का और रामकृपाल को नहीं दिया, रामकृपाल बीजेपी में चले गए थे। रीतलाल यादव के ऊपर भाजपा के एक बहुत मतलब पुराने नेता थे, 2003 में उनकी हत्या का आरोप है। इसके अलावा उन पर जो ठेका पट्टा रंगदारी वसूली ये सब चीज़ों का मतलब बहुत आरोप ये कहा जाता है, मतलब कहा ही जाता है कि आरजेडी की जो ये सब टेंट पंडाल सस्ता है तो उसकी सारी फंडिंग और इकलौते विधायक है जिनके लिए लालू यादव चुनाव प्रचार में हाँ इनके इन सबसे रोड शो में पहले गए इसके थे। बाद हाँ। इसके बाद गए वो एक दिव्या सीट पे गौतम और के लिए भी तो सबसे पहले इनके लिए उतरे। अगले दिन भी गए थे, अच्छा। हम पटना के आसपास के ही इलाके में थे, लेकिन रीतलाल यादव, क्योंकि रीतलाल यादव जेल में बंद है। खास कृपा है। हाँ बिल्कुल, रीतलाल यादव जेल में बंद है और मतलब उनको चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिला था परमिशन, जमानत मांग रहे थे। उनकी बेटी नाबालिग बेटी है वो प्रचार कर रही थी, परिवार के लोग प्रचार कर रहे थे और लालू यादव, और केवल लालू यादव नहीं, लालू यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सब। तो ये सब, तो ओवरऑल जो सीन है अगर हम बात करें तो बाहुबलियों का जो अगर हम नंबर देखें तो 5 बाहुबली ऐसे हैं जो एनडीए से लड़ रहे हैं, एक एलजेपी से लड़ रहा है और बाकी अगर हम बात करें 4 बाहुबली हैं जो आरजेडी से लड़ रहे हैं। जेडीयू के जो है सबसे हाँ। बड़े बाहुबली जिन पर पूरा चुनाव केंद्रित रहा, उनका नाम ही भूल गए। नहीं अनंत सिंह की सबसे पहला नाम लिया मैंने, वो ये skip जो कर हम गए आप। नाम हाँ। बता रहे हैं अभी जेडीयू, हाँ। बीजेपी और एलजेपी के अच्छा, लोगों बाहुबलियों का, ये मतलब वो हैं जो टॉप मोस्ट हाईलाइटेड लोग हैं। बिल्कुल। छोटे मोटे जो बाहुबली हैं बिहार में, जो हर जिले में एक आध होते हैं, वैसे तो कितने ही नाम है, लेकिन अब बिल्कुल। जैसे अनंत सिंह, बीच चुनाव में क्या हो गया, बीच चुनाव में अनंत सिंह मोकामा से चुनाव खुद लड़ रहे हैं और वहां पे एक झड़प होती है। पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, दुलार चंद यादव उनके साथ प्रचार कर रहे थे, दुलार चंद की हत्या हो जाती है और पूरा चुनाव मोकामा शिफ्ट, बिल्कुल है ना, और अनंत सिंह की फिर गिरफ्तारी होती है। तो मुझे लग रहा था कि मोकामा का इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, ये बात अपोजिशन को भी ये बात समझ में आई। जिस दिन गिरफ्तारी हुई मेरे ख्याल से उसके अगले दिन या एक दिन बाद तेजस्वी यादव की रैली थी मोकामा में, उसी हाँ रात को गिरफ्तारी हुई, अगली सुबह उनके वो थी, हम लोग थे पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, अगले दिन हम लोग मोकामा पहुंचे, सुबह तेजस्वी यादव आने वाले थे, शीला उच्च विद्यालय है ग्राउंड वहां पे, वहां तेजस्वी यादव आए। मैं सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था कि क्या मोकामा में जो हत्याकांड हुई है उस पर तेजस्वी यादव कुछ बोलने वाले हैं। एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं, ना दुलार चंद यादव का नाम, ना उस हत्याकांड का जिक्र, ना अनंत सिंह का जिक्र, कुछ नहीं। ये तक नहीं बोले वो कि मोकामा में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। उन्होंने अपराध पे सिर्फ एक बात कही कि हमारी सरकार बनेगी तो उन्होंने टाइमलाइन दिया 2-3 महीने का कि इतने दिन में जितने बाहुबली हैं सबको जेल डाल देंगे, जितने अपराधी हैं जेल डाल देंगे। दी थी 2005 में। लेकिन आप सोचिए इतनी बड़ी घटना है, वो क्यों नाम नहीं ले रहे थे। अब उसमें अगर आप काश ढूंढने जाएंगे तो जब हत्याकांड हुआ, दुलार चंद यादव बिरादरी से आने वाले नेता की हत्या हो गई, जो खुद भी बाहुबली हैं, टालवाल के गौरव जी ने किया था, टाल पे उन पे विस्तार से वीडियो है ना। तो दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है, आरोप लगता है अनंत सिंह पे, जो भूमिहारों के नेता माने जाते हैं और भूमिहार जाति से आते हैं खुद भी। सबका ये मानना था कि ये पूरा चुनाव अब यादव वर्सेस भूमिहार हो जाए। हुआ इस चक्कर में नहीं, या आप विपक्षी खेमे के किसी बड़े नेता का उठा के देख लीजिए, एक बयान नहीं मिलेगा अनंत सिंह के खिलाफ खुलेआम, क्योंकि इन्होंने भी तो कई भूमिहारों को टिकट दिया है। बोगो सिंह से लेकर मटियानी में बोगो सिंह लड़ रहे हैं, वो कौन है? भूमिहार है। आप दीजिए बयान, फिर देखिए यादव वर्सेस भूमिहार कर लीजिए और देखिए क्या होता है। लालगंज से शिवानी शुक्ला है। यानी कि कुल मिला के बात इतनी है कि नुकसान इनका अपना भी था, इस वजह से ये पूरे मुद्दे को इन्होंने रफा दफा कर दिया। और वही इसका पैरेलल केवल अनंत सिंह के खिलाफ नहीं जाता, ये भूमिहारों के खिलाफ। और मैं कह रहा हूँ इसी का पैरेलल ये है, जब ललन सिंह गए उसी मोकामा में तो उन्होंने सीधा ये बोला कि हर कोई अनंत सिंह बनकर वोट डाले और जाके वोट डलवाओ, कोई ज्यादा उछले तो उसको जो है घर में बंद कर दो या घर से उठा के जाके वोट डलवाओ, फिर घर में बंद कर दो। फिर उनके खिलाफ जो है एफआईआर वगैरह भी हुई। अभी अनंत सिंह ने क्या किया है, उनका जो सोशल मीडिया हैंडल आप देखेंगे, अगर आप एक्स पर देखें या कोई फेसबुक पर देखें, उन्होंने 14 नवंबर को ऐलान कर दिया कि आइए शामिल होइए, सेलिब्रेट
सेलिब्रेशन में। अच्छा, और पहले एड्रेस, ही? हाँ, टाइम और पता दे दिया गया है कि आप मुकाम पहुंचिए और आप राजभवन पहुंचिए हाँ। पटना में। यानी कि अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया कि मैं जीत ऐलान रहा हो हूं। चुका है। ये अच्छा। कॉन्फिडेंस है। आप हाँ। देखिए कि अभी सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं तय हुआ था कि कौन सी पार्टी कितने सीट में लड़ेगी एनडीए में। हम्म। ये नहीं तय था कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी को जाएगा। अनंत सिंह गए, वो अपना नामांकन भर गया। बिल्कुल। उनको पता था कि बाकी सीट्स पे जो होना हो यहाँ से तो मैं ही नामांकन लड़ूंगा। रैली इतने बजे यहाँ से निकलेगी, इतनी तारीख को इसका पोस्टर जारी किया बकायदे नीतीश कुमार के फोटो और तीर छाप के साथ में। आइए आइए, जबकि ये कुछ फाइनल नहीं था। कुछ फाइनल नहीं। हाँ, वैसा ही कुछ चलिए, सेलिब्रेशन ये का तो है। खैर बाहुबलियों का चलता रहेगा, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा और रहा, वो था नीतीश कुमार की सेहत। हाँ। तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव शुरू भी नहीं होते उससे 5, 6, 7 महीने पहले से ही चला आ रहा था कि नीतीश कुमार लगातार उनकी सेहत जो है वो गिरती जा रही है, और फिर बीच में कोई ना कोई ऐसा शगुफा वो छोड़ देते थे या कोई वीडियो वैसा आ जाता था जो वायरल होता था, और फिर बाद में यही नैरेटिव उछाला जाता है कि उनकी सेहत जो है वो सही नहीं है। ये दोनों क्या तरफ ये से, मुद्दा इम्पैक्ट करेगा इस बार चुनाव में? ये दोनों तरफ से शुरू हुआ। पहले तो तेजस्वी यादव की तरफ से, जबकि अब वो विधानसभा में खड़े होकर बोलते थे, तो तेजस्वी यादव का आरोप यह था कि इनसे कोई भी सवाल पूछा जाए, उनका एक जवाब होता है 2005। उनसे कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, कहते हैं 2005 से पहले कुछ नहीं था। फिर उसमें आए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे कह दिया कि वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और अगर वो फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की जनता के साथ वो धोखा करेंगे, कि ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। वो कई सारे वीडियोस भी आए, किसी को माला पहनानी थी मूर्ति पर, किसी इंसान को पहना दी, बाद में किसी का हाथ पकड़कर नीचे बिठा दिया, गमला रख दिया किसी के, गमला रख दिया। एक शोक सभा में थे, 2 मिनट का मौन धारण करना था, लोगों ने मौन धारण किया, उसके बाद वो ताली बजाने लगे। एक बार जनगण मन के बाद ताली बजाने लगे। ये सारी चीजें हुई। अब इसमें जब सेहत की बात लोगों से मैं उनके गांव में भी गया था, जो उनका हरनौत विधानसभा पैतृक गांव है, कल्याण बीघा उनका गांव पड़ता है। वहां के लोगों से जब बात पूछी गई कि भाई मान लीजिए नीतीश कुमार ना रहे, तो लोगों के मन में था कि हाँ सेहत उनकी है लेकिन वो बनेंगे, जब तक वो है मुख्यमंत्री वही रहेंगे। नहीं रहे मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मतलब तभी ऐसा होगा जब वो खुद चाहेंगे कि मैं ना यानी कि रहूं। आपका सवाल था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मान मुख्यमंत्री लीजिए ना रहे। मान लीजिए ना, तो हाँ। एक इंसान ने सीधे क्यों मान ले, मैं कहा एक बार मान लीजिए, क्यों मान ले, मतलब मैं इतने कैसे rigid मान है लूं? कि नहीं, उनके बिना कोई कल्पना ही कह नहीं रहा है कैसे मान लूं? जेडीयू की। मैं कहा मान लीजिए ऐसा वैसा हो कि वो मुख्यमंत्री है। कह रहा मान कैसे ले जब होना ही नहीं है तो। मतलब बिहार का ये भी, क्योंकि बिहार से आते हैं, लगातार बिहार में रहे हैं आकाश, तो इनका लगातार यही कहना था जब भी इनसे पूछा जाता है कि कौन जीतेगा, कह रहा जीतेगा कोई भी, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। हाँ, ये हम लोग सितंबर में मतलब मुझे ठीक एपिसोड का नंबर याद नहीं है, हम लोग एक इलेक्शन वॉच लिख रहे थे, तो आप कोई भी एपिसोड लिखते हैं तो कोशिश करते हैं स्टार्टिंग लाइन और अंत कहाँ करें। तो मुझे अंत समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने जाके यही लिख दिया कि बिहार में चुनाव इसीलिए होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सके। इसको और पोएटिक अंदाज में कहते हैं संतोष सिंह, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों ने उनका इंटरव्यू भी किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए महाभारत आप जब देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें भीष्म पितामह थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहेंगे तब सांसें उनकी छोड़ेंगी उनको। उसी तरह नीतीश कुमार को इच्छा शासन का वरदान है, वो जब चाहेंगे तब कुर्सी से उतरेंगे। मेरे लिए रीडिंग ये थी कि इलेक्शन से बहुत पहले से उनके सेहत का मुद्दा गरमाया हुआ था। प्रशांत किशोर से लेकर, प्रशांत ने कहा कि अगर वो अपने मंत्रियों के नाम बता दें तो जो कहिए सो। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये जिलों में जाते हैं तो वहाँ नाम इनको पता नहीं होता, मिलने वालों के बारे में वो नहीं जान रहे होते हैं, इनको बताया जाता है। भाषण 4 लोग हैं जो लिख के देते हैं, फिर वो भूजा पार्टी वाला आरोप लग रहा था। लेकिन आप देखिए कि जब इलेक्शन शुरू हुआ, शुरुआत में विपक्षी नेताओं ने, विरोधी नेताओं ने वो बात उठाई सेहत वाली। धीरे धीरे आप देखिए कि तेजस्वी यादव ने पिछले 10 दिन में कितनी बार उनकी सेहत पे बोला है, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना ग्राउंड में कि वो सिंपैथी में जा रहा है, सिंपैथी मिलेगी उससे था। और यही वजह है ना, और जेडीयू की तरफ से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, देखो तुम्हारा नेता बैठा हुआ है, मतलब और नीतीश कुमार अभी भी कितनी रैलियां कर रहे हैं। सड़क से गए वो सीतामढ़ी में, हाँ, हेलीकॉप्टर उनकी नहीं जा पा रही है, बाय रोड जाकर उन्होंने प्रचार, पैदल भी किया, गाड़ी में भी गए, बाय रोड भी प्रचार किया, इसके अलावा लोगों से। लेकिन नीतीश कुमार आपको उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखते हैं। जब आप उनकी रैलियों को, आप उनके भाषण को सुनेंगे और उनकी एक्टिविटी को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब तय हो रहा था उस दौरान वो कितने एक्टिव थे, इसी बात से समझ आता है कि बाद में उनको इंटरवीन करना पड़ेगा कि बराबर पे नहीं लड़ेंगे तो 2-4 सीटें ऊपर ही लड़ेंगे। इस बार चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कुल 84 जनसभाएं की। जो पिछला इलेक्शन था 2020 का, करीब 150 जनसभा की थी नीतीश कुमार, 84। और लगभग 101 सीट पे लड़ रही है जेडीयू। 17 ऐसी सीटें हैं जहां नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाए अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए, जो पिछले इलेक्शन में नहीं था।
जाहिर तौर पे उनकी सक्रियता कम है। और देखिए, नैरेटिव और चुनाव और विरोधी खेमों के अलावा आप एज अ जर्नलिस्ट, एज अ बिहार का व्यक्ति मैं देखूं तो आपके स्टेट के वो मुखिया हैं। अगर उनके सेहत को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पे इसका खंडन किया जाना चाहिए। अगर वो स्वस्थ हैं तो एक मेडिकल रिपोर्ट, मुख्यमंत्री है ना, वो राज्य पूरा उनके आधार पे चल रहा है, उनके साथ चल रहा है और उन पर पूरी जिम्मेदारी है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ऑफिशियली इसको सही किया जाना चाहिए और डॉक्टर्स की टीम का एक मेडिकल रिपोर्ट जारी किया जाना चाहिए, लेकिन जो वो नहीं हुआ। तो यानी कि अगर माने तो ये मुद्दा दोनों तरफ से चुनाव को इम्पैक्ट कर रहा है अभी, क्योंकि नहीं बोला जा रहा है क्योंकि ये सिंपैथी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन पहले ये मुद्दा इसलिए भी हावी रहा क्योंकि जिस आदमी के हाथ आप शासन देना चाहते हैं वो शासन चलाने के लिए फिलहाल उतना स्वस्थ नहीं है। 2020 में नीतीश हाँ। कुमार ने एक रैली में कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, जिता दीजिए। इस बार वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है समर्थक ये मान रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। उनके समर्थक मान रहे हैं, और हो सकता है इस वजह से वो और ज्यादा समर्थन भी करेंगे नीतीश कुमार का, चलिए इनका आखिरी चुनाव है, जो उनके समर्थक है। बिल्कुल। एक चीज जो बड़ा मुद्दा है वो है विकास को लेकर, ठीक है ना। बहुत सारी फैक्ट्रीज को लेकर हम लोगों ने रिपोर्ट किया है लगातार, आप लोगों ने, सत्यम ने, गौरव ने, और इसके अलावा एक चनपटिया में जो मेरे ख्याल से इन्होंने स्टार्टअप जोन बनाया था उसको लेकर भी मुद्दा काफी गर्म था। तो ये जो विकास का पूरा एक नैरेटिव गढ़ा गया कि पूरा बदल गया है, 2005 से पहले क्या था, तो क्या 2005 के बाद अब तक कुछ बदला भी है विकास के नाम पे, कि फैक्ट्रियां लगी हैं, रोजगार मिला है उसकी वजह से, या ये सिर्फ ऐसा ही है कि बस बोलने के लिए बोल दिया जाता है लेकिन वैसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है? देखिए, तुम बोल, आप गए थे ना, ठीक है मैं खत्म कर देता हूँ। मतलब इलेक्शन जब नैरेटिव के आधार पे होने लगता है तो उसका एक नुकसान यही है, अंततः इस नैरेटिव के चुनाव में पब्लिक सफर करती है, स्टेट को नुकसान होता है। आप विकास की बात कर रहे हैं, फैक्ट्रियों पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे थे हम फैक्ट्री रिपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हुई, क्या स्थिति है। चनपटिया का जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, कुंदन कुमार उस समय डीएम थे 2020 में, जब कोविड हुआ और बाहर से मजदूर आए, चनपटिया में उनको रखा गया, क्वारंटीन सेंटर वाला जो उस समय हिसाब किताब चल रहा था कि 14 दिन उनको रखा जाता। वहाँ कुंदन कुमार गए तो वहाँ मजदूरों से उनको बातचीत करके समझ आया कि यार ये बहुत स्किल्ड लेबर हैं और इनके साथ यहाँ कुछ किया जा सकता है। तो इस आधार पे चनपटिया में एक स्टार्टअप जोन शुरू किया गया, उनको लोन दिया गया, पैसे दिए गए, और कोई जीन्स बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, इस तरह की चीजें शुरू हुई। बहुत लोगों को वहाँ नौकरी मिली, लोगों ने उधर जो बेतिया वेतिया का पूरा बेल्ट है, बहुत सारे लोग वहीं काम करने लगे, वहाँ से नेपाल कपड़े जा रहे थे, बंगाल तक बर्तन जा रहे थे, ये सब हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे सरकार का ध्यान उससे हट गया, जो वहाँ लोग काम कर रहे थे वो मजदूर थे कहीं ना कहीं, अब वो स्टार्टअप जोन, वो अपने स्टार्टअप के मालिक थे, लेकिन उनके पास वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी नहीं थी। इसका मतलब केयर करना था सरकार को, सरकार वहाँ फेल हो गई, उन्होंने नहीं किया, वो बर्बाद हो गई। अभी आप जब 2020 में शुरू हुआ था तो 58 के करीब वहाँ कंपनियां थी, आज आप जाएंगे तो 30 या 32 कंपनियां बची हैं, बाकी बंद हो गई। उसमें भी हम जब बात कर रहे थे, रिपोर्ट है खबरगांव के चैनल पे, अगर दर्शक चाहें तो देख सकते हैं, उसमें भी हमारे कैमरे पे लोग कह रहे हैं कि चुनाव बीतने दीजिए, थोड़ा मौसम बदलेगा, सीजन जाएगा, हम बंद कर देंगे। तो आप मढ़ौरा में चले जाइए, चीनी मिल हर जगह आपको मिलेगा, बंद पड़ी है, मॉटन की फैक्ट्री बंद हो गई, मोकामा में चले जाइए 4-5 फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो हमने रिपोर्ट भी किया अलग अलग जगह पे। अब इसका जिक्र कहाँ है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पलायन बंद कर देंगे, रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव सेम बात रिपीट कर रहे हैं, एनडीए सरकार में है तो खुद कह रही है कि हमने तो खत्म ही कर दिया, हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दे पे तो बात हो ही नहीं रही, कोई बात नहीं। अब विकास में, मतलब विकास तो एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें आपका सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, फैक्ट्रियां भी हैं, रोजगार, सारी चीजें हैं। सड़क पे आप बात करने जाएंगे तो जाहिर तौर पे आपको बिहार में सड़कें दिखेंगी जो बनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही दिखेंगी जहां आप देख सकते हैं, जहां आप नहीं जाते हैं, यानी गांव का इलाका, वहां अभी भी सड़कें नहीं है। आप राघोपुर, जो तेजस्वी यादव की विधानसभा सीट है, वहां से उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव विधायक रहे, राबड़ी देवी विधायक रही, 2010 एक बीच में छोड़ दे जब सतीश यादव ने राबड़ी देवी को हरा दिया था, उसके बाद से लगातार इन्हीं के परिवार के लोग वहां विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी बने, तेजस्वी भी वहां से विधायक बने और डिप्टी सीएम बने। वहां एक टोला है पासवान लोगों का जिनके पास सड़क नहीं है, और वो पानी भर जाता है तो बता रहे थे कि छाती भर पानी में डूब के हम जाते हैं। अब दोन के इलाके में चले जाइए, पश्चिमी चंपारण में रामनगर विधानसभा क्षेत्र है, आरक्षित सीट है, वहां जाएंगे, वहां 20,000 की आबादी है, 20-21 गांव है, चारों तरफ से जंगल है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बीच में एक ही नदी है जिसकी 22 धाराएं निकली हुई, 22, और उसमें लोग अंदर मौजूद है, गांव है, गांव में सड़क वड़क है, हम गए, हमारा दिमाग खराब हो गया कि अरे गांव एकदम जैसे गांव होता है कि छोटा स्कूल है, सड़क है, सब कुछ है,
लेकिन उस गांव में आप घुस ही नहीं पाएंगे। वहां नीतीश कुमार भी 2005-6 में गए थे, उनकी हेलीकॉप्टर खराब हो चुकी है। तो इस तरह का है कि सड़क आपको शहरों में दिखेगा, अरे शहरों पटना का जाते भी हुए दिखेगा। हालात आप देखे होंगे, मोकामा हम लोग गए हुए थे, पूरा बाजार में कहीं सड़क नहीं थी, बारिश थी, कीचड़ था और पूरी सड़क पटी पड़ी थी। और जब हम पूछ रहे हैं कि ये कब बनेगी, उनका ये कहना है ये पहले भी ऐसी थी, अब ये बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद और करेंगे, ये बनाएंगे। सड़कों का जो नैरेटिव है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे पटना जंक्शन पर जब हम लोग गए थे, जिसमें लोग वापस आए थे छठ के बाद, उसमें एक शख्स ने मुझसे ये बात कही कि मैंने कहा कि कह तो रहे हैं कि लोग नीतीश कुमार ने सड़क बना दी है, कहना सड़क बना दी है ताकि लोग और जल्दी पलायन करके बाहर जा सके, कि और तेजी से बाहर जा सके। और मतलब सड़क बनाने वाली बात, ये सवाल ये है ना कि ये बेयर मिनिमम होता है किसी भी सरकार का। ये चीज मतलब सड़क नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा ना कोई, तो वो बेयर मिनिमम पे भी लोग 20 साल से खुश हैं कि उसने सड़क बनाई है। शिक्षा का मुद्दा, हमको इतने छात्र मिले जो आज भी 12वीं के बाद बाहर पढ़ाई करने जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं बिहार में रहना, पर कैसे रहें, मतलब किस तरीके से रहेंगे। तो शिक्षा का मुद्दा तो है ही, पलायन का मुद्दा है ही, फैक्ट्रियों का बताया हुआ है, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। कितने % लोग हैं जो ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बिहार में रहकर नौकरी खोजने का, अगर सरकारी नौकरी तैयारी ना करें तो कौन लोग बिहार में रहकर नौकरी कर सकते हैं। और सड़क का भी जो पूरी तरह से नहीं बनी है, कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर कोई कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर ये सब बड़े मुद्दे हैं। हाँ, विकास पे अब जैसे बताया आकाश ने कि विकास केवल मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं उसमें, लेकिन अगर आपके पास सड़क है, मान लीजिए आपके पास रेलवे का नेटवर्क है, आपके पास वाटरवेज का नेटवर्क है, फिर भी वहां पर अगर कोई ऐसा जगह है जहां पर विकास ना हो, मतलब वो पता है डेहरी ऑन सोन जिस जगह को कहते हैं, वहां पर एक रोहतास जिले में पड़ता है, सोन नदी के किनारे। तो वो औरंगाबाद उस पार पड़ता है सोन के, इस पार जो है रोहतास। तो डेहरी मतलब डेहरी ऑन सोन उसको नदी। बोलते हैं हम लोग, गेट को बोलते हैं डेहरी, ओके, जिसे घुसा जाता देहरी है। देहरी भी हाँ बोला हाँ जाता है हाँ उसको, वही। जी। तो डेहरी ऑन सोन उसका नाम अंग्रेजों ने रखा था। वहां पर डालमिया नगर हुआ करता था। अब वहां सोचिए, अब जीटी रोड जाती है, वहां पर रेलवे लाइन बिछी हुई है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था इंडस्ट्रीज सब है। थी वहां पर, करीब 1 दर्जन से 1.5 दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्रीज थी एक समय। 15-16 हजार लोग उस शहर में रहते थे, डालमिया नगर में, और पूरा कबाड़ हो रखा है, पूरा एकदम खंडहर हो पूरा रखा है शहर खत्म है, पूरा मतलब एक तरीके क्योंकि से वो डालमिया एरिया। नगर पूरी इंडस्ट्री ही उजड़ गई ना। वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री थी, वहां पर जो है ये वनस्पति घी जो बनता है, एस्बेस्टस बनता था, शुगर मिल था, उनका अपना एक पावर प्लांट था जिसे वो अपनी जनरेट करते थे एनर्जी सारा। उनका अपना हेलीपैड था, ये हवाई पट्टी, और रेलवे स्टेशन था अपना, मतलब रेलवे लाइन उनने अपनी बिछा रखी थी। ये जीटी रोड बगल में था, मतलब बहुत एक वेल प्लान्ड बसा हुआ शहर था डालमिया नगर, जैसे जमशेदपुर टाटा वगैरह है। लेकिन वो पूरा का पूरा एकदम खंडर हो गया। बाद में उसको रेलवे ने खरीद लिया, लालू यादव की जब सरकार थी, फिर उसका जो सारा कबाड़ उबाड़ था वो सब बिक गया है, अभी भी वो ऐसे ही खंडहर पड़ा ऐसे ही हुआ है। पड़ा है। एक मैकडॉवल से जब तुम मोकामा से कर रहे थे आकाश कवर, तो वहां पे एक चाय वाले थे, शायद वो फैक्ट्री के बाहर ही, उन्होंने ये बात बोली थी कि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री बनते ही उसके बाद जब इन्होंने शराबबंदी की, तो शराब, हाँ 2016 में जब शराबबंदी की, इन्होंने बिना सोचे समझे शराब ही बंद कर दी, इवन फैक्ट्रियां भी बंद कर दी। तो उनका ये कहना था कि आप यहाँ मत बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो बन रही है वो बाहर राज्यों में तो बिक सकती है जाके। तो उस शराबबंदी के चक्कर में वो मैकडॉवल फैक्ट्री पूरी बंद हो गई और उस आदमी का भी रोजगार उजड़ा और कितने लोगों का रोजगार उजड़ा। तो बहुत से ऐसे फैसले भी है जो अचानक से तुरंत लिए गए और उसका कॉन्सिक्वेंस सोचा ही नहीं गया, शराबबंदी हुई भी नहीं। हाँ तो ये तो खैर खबरें आती रहेंगी, लेकिन इसके अलावा मेरे को लगता है कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली वाला इन्होंने दिया है, उसका एक असर है गरीब आदमी की, जिसके पास पैसे बहुत कम है, वो ये सोच रहा है कि मेरे को नीतीश कुमार ने फ्री बिजली दी है। मैं चंदेरी विलेज में था, वहां पे एक मुस्लिम महिला थी, मुस्त्री। तो मुस्त्री जी 70 साल की महिला है, घर टूटा हुआ है, बुरी हालत है, गाली दे रही हैं, बिल्कुल मतलब तंग है सरकार की पूरी कारगुजारी से। लेकिन एक चीज बोलती है कि मेरे को अभी फ्री बिजली मिल रही है 125 यूनिट, तो कम से कम वो मेरे लिए सहारा है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी योजना है जो घर तक पहुंचती है और अचानक वोट डालते वक्त वो कहीं ना कहीं उन लोगों के माइंड में रहती है। तो ऐसी योजनाएं बहुत है, लेकिन फिर भी एंड करते हैं डिस्कशन का यहीं पर हम लोग। बेयर मिनिमम पे सेटिस्फेक्शन है। हाँ, बेयर मिनिमम पे सेटिस्फेक्शन है, लेकिन जो चीज हमको बेयर मिनिमम लग रही है, जो लोग वहां रह रहे हैं, जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, उनके लिए वो भी एक ऐसी चीज है जिससे कम से कम वो अपना महीने का 500-700 भी बचाते हैं, तो उनके लिए वो बड़ी बात हो जाती है। एक सोसाइटी के तौर पे ये प्रिविलेज का मसला है, बिल्कुल। ठीक है। जैसे अगर दिल्ली का रहने वाला कोई बाशिंदा है, दिल्ली के बाशिंदे हैं, उनके लिए ये मुद्दा नहीं हो, उनका जो मुद्दा होगा वो बिहार के लोगों से अलग होगा।
बात यह है कि अगर आपको भूख लगी है, आप 10 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं, तो आपको गाड़ी से ज्यादा खाना जरूरी लगेगा। और खाने में भी आपको पिज्जा बर्गर और क्लासिफाई नहीं करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि आप चूजर नहीं है, है ना। एक कोट है, मैं भूल रहा हूँ कौन किसने कही थी, लेकिन एक कोट है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना। वहाँ स्थिति इतनी खराब है कि वो चूज नहीं कर सकते और वो ये डिमांड नहीं कर सकते, वो खाने पे और इसी सब में फंसे हुए हैं। तो वहाँ फैक्ट्री तो बहुत दूर मुझे दिखता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरी डिस्कशन का जो मुद्दा था वो यही था कि कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो बिहार चुनाव को इस बार प्रभावित करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स थे जो पुराने चले आ रहे थे, कुछ नए फैक्टर्स हमने देखे, लेकिन देता हूँ, हाँ, बिहार चुनाव आयोग की तरफ से अभी जारी किया गया है ये डेटा। शाम 5 बजे तक सेकंड फेज में 67.14 67.14% वोटिंग हुई, फेज 1 से भी ज्यादा, यानी कि अगर एवरेज देख लें तो लगभग 65 समथिंग 65 पॉइंट समथिंग परसेंट फर्स्ट फेज में था। हाँ, कुछ अब इसमें मैं जाते जाते कंक्लूड कर देता हूं कि जो जितने भी हमने मुद्दे गिने, जितने भी मुद्दों पर बात हुई, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिला वोटर कैसे किधर जाता है। क्योंकि अगर हम फेज 1 की बात करें, ईसीआई ने तो आंकड़े नहीं दिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक महिलाओं ने पुरुषों से लगभग 7.5% ज्यादा वोट किया है। और अगर ये 67% दिख रहा है और इसमें भी सेम ट्रेंड रहता है, तो यानी कि महिलाओं ने इस बार आउट वोट किया है और एक्सेप्शनली आउट वोट किया है, जो पहले कभी नंबर वैसा देखने को नहीं मिला। और जेडीयू की सक्सेस की बात करूं तो मैं कंक्लूड करता हूं एक बार, जेडीयू की सक्सेस की बात करूं तो जो आंकड़ा कहता है वो ये है कि जेडीयू का जो स्ट्राइक रेट है उसमें 70 से 90% ऐसी सीटें जो उसने जीती उसमें महिलाओं ने ही आउट वोट किया था, यानी ज्यादा वोट किया था। इसका आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो 2020 में जहां 43 सीटें आई थी, उसमें 37 सीटें ऐसी थी जेडीयू की जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। उससे पहले अगर 2015 का विधानसभा चुनाव देखें तो 71 में से 61 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। और 2010 की बात करें तो 115 में से 79 सीटें ऐसी थी जहां पर महिलाएं बड़ा फैक्टर थी, उन्होंने ज्यादा वोट किया पुरुषों के मुकाबले। और तो ये जेडीयू की 115 सीटें जीती जो उसने, उसमें से 79 सीटें ऐसी थी जिसमें महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। तो ये एक ट्रेंड है लगातार पिछले 3 विधानसभा चुनाव का, और उस अगर यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है तो मेरे हिसाब से एनडीए के लिए ये, या जेडीयू के लिए कहें, एक सुखद खबर हो सकती है। जी, बम्पर भी बच गई हैं बाहर। बम्पर वोटिंग, बम्पर किसी की खुशी में नहीं, ये वोटिंग परसेंटेज जी बिल्कुल बिल्कुल वो बम्पर वोटिंग वाली बात है। बम्पर वोटिंग के पीछे एक वजह ये भी है कि जो एसआईआर हुआ है तो उसमें ये हुआ है कि जो लोग पहले घर रहते थे, वोट डालने नहीं गए या इधर उधर हैं, वोट डालने नहीं जाते थे, इस बार लोगों में ये है कि वोट डाल दो नहीं तो नाम कट जाएगा अगली बार से। तो जो अगल बगल 10, 15, 20 किलोमीटर के रेंज में भी रहने वाले लोग हैं, वो भी घर आगे या घर पे है तो वोट जरूर डाल रहे हैं। अरे उसके अलावा कपिल सिब्बल जी का बयान आया है, उन्होंने 3-4 ट्रेनें गिना दी जो हरियाणा से चली हैं। वो कहते हैं कि ये स्पेशल ट्रेन क्यों चलाई गई, अगर नहीं चलाई गई, मैं गलत हूं तो रेलवे मिनिस्टर बताएं कि मैं गलत हूं और ये नहीं चली हैं। तो ये ऐसे कई चीजें हैं जो लगातार इस इलेक्शन में चलती रहेंगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हमें और भी चीजों पे ऐड कर रहा हूं बस एक दो लाइन में जी, कि ये जो बता रहे थे हम लोग 67.14% वोटिंग, किशनगंज ने मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सब निकल गए हैं वोटिंग करने। 76% वोट, 76% सबसे ज्यादा 5 बजे तक सेकंड फेज में सबसे ज्यादा। और किशनगंज की बात, सीमांचल में ही इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि वोटिंग है। पूर्णिया में 73% है, कटिहार में 75% है, अररिया में 67 है, सुपौल में 70% है। और ये वो सीटें हैं जिसमें पिछले चुनाव में आरजेडी को एक एज रहा है, नहीं बाहर या एआईएम डेंट किया था। जैसे पिछली बार का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, बीजेपी सीमांचल में 24 सीटें पड़ती हैं, 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। इस पर आएंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो चलिए ये मुद्दों वाली जो चर्चा थी वो हमने की, यहाँ पर हमने जाने कि कौन कौन से बड़े मुद्दे थे जिन्होंने बिहार चुनाव को इस बार प्रभावित किया है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो समझ आता है वो महिला वोटर्स ही हैं, और वो 10,000 रुपए हैं जो उनके खाते में गए हैं। इसके अलावा बाकी मुद्दे किस तरीके से प्ले करते हैं इस चुनाव में पूरी तरीके से, वो 14 नवंबर को समझ आ जाएगा जब रिजल्ट सामने होगा। फिलहाल एग्जिट पोल भी आने वाले होंगे तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई चर्चाएं हैं जो हम लोग आपके साथ लगातार करते रहेंगे, इसलिए बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।